हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एआई फाइनाइट लर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप ऑल यू आर फाइन। सो गाइस, टुडे वी विल सी द बेसिक ऑफ एसक्यूएल, इन विच वी विल कवर हाउ टू मेक डेटाबेस एंड अबाउट डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल एंड ऑल्सो अदर टॉपिक्स अराउंड इट। एंड सेशन शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट इफ़ यू वांट टू बी अ डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, एनालिस्ट, AI engineer or full stack developer, or if you want to learn in more structured way or in more detailed manner, so you can take full-fledged course from us. And you only need to send your name with the course you are interested in at our WhatsApp number, or can enroll on website as well. तो गाइज अब हम समझते हैं एसक्यूएल में टेबल कैसे होती हैं। सो गाइज एसक्यूएल में टेबल्स जो होती हैं वो रोज़ एंड कॉलम्स में होती हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि एसक्यूएल जो होता है वो डेटाबेस किन डेटाबेस के साथ काम करता है, ये हमेशा रेशनल डेटाबेस के साथ काम करता है। सो रेशनल डेटाबेस क्या मतलब हुआ कि जिसमें कि डेटा हमेशा रोज़ एंड कॉलम के फॉर्मेट में हो। सो ए टेबल इज़ ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच कंप्राइजेज ऑफ रोज़ एंड कॉलम। अच्छा, रोज़ और कॉलम्स को इसमें हम क्या कहते हैं? इसमें जो रोज़ होते हैं उनको हम रिकॉर्ड्स कहते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। तो हम समझते हैं कि अब एसक्यूएल में डेटाबेस कैसे बनाया जाता है। तो डेटाबेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें सिंटेक्स होता है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। अगर हमें कोई डेटाबेस ऐसा बनाना है जो एग्जिस्ट भी हो सकता है और हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट, और फिर डेटाबेस का नाम देंगे। इसी तरीके से अगर हमें ड्रॉप करना हो तो क्या करते हैं? ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। सो अब ये चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पे और हम इसको प्रैक्टिस करके भी देखते हैं। सो गाइज अब हम आ गए हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पर, एंड इफ यू वांट टू सी हाउ टू इंस्टॉल दिस माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, सो यू कैन चेक आउट अवर प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। सो गाइज अब हम देखेंगे कि न्यू डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है। सो जैसे कि मैंने बताया आपको, वी राइट क्रिएट डेटाबेस, लेट्स से AI फाइनाइट लर्निंग कोलन सी, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब देखिए यहाँ पे डाटाबेस हमारा नहीं है, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए, ये हमारा AI फाइनाइट लर्निंग डेटाबेस आ गया है। अब हमको अगर जैसे इसको यूज़ करना है तो कैसे करेंगे? सो वी राइट यूज़ AI फाइनाइट ERNING। सो कमांड्स कंप्लीट सक्सेसफुली। अब कौन सा डाटाबेस यूज़ होने लगा है? ये वाला। सो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एक कंटेनर की तरह है। तो जब भी हमको कोई टेबल क्रिएट करनी होगी तो किसी न किसी डेटाबेस के अंदर करते हैं हम। तो यहाँ पे मल्टीपल हम डेटाबेस भी बना सकते हैं, जैसे एक ये है, एक ये पहले से बना रखा है हमने वर्क डिवीज़न। इसी तरह का मल्टीपल आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, और जिसके अंदर मल्टीपल टेबल रखी जा सकती हैं। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, सी हेयर इज़ द टेबल, और जब हम कोई नई टेबल क्रिएट करेंगे तो नई टेबल यहाँ पे आएगी। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टेबल क्रिएट की जाती हैं। अभी के लिए अब हम ये सीखते हैं कि इसको ड्रॉप कैसे करेंगे। अगर हमें कोई डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो कैसे करेंगे? तो पहले तो हम ड्रॉप डेटाबेस और सेम डेटाबेस का नाम जो हमें ड्रॉप करना है। लेकिन अगर हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? ये देखिए लिखा है कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस AI फाइनाइट लर्निंग बिकॉज इट इज़ करेंटली इन यूज़। तो ये इसलिए नहीं ड्रॉप हो सकता क्योंकि हम ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो पहले तो हमें इसको अनयूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हम दूसरा डेटाबेस खोल लेते हैं कोई, जैसे कि हम ये वाला डेटाबेस को यूज़ कर लेते हैं, डिवीज़न। सो अब हमने इसको एक्सक्यूट किया है और कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अब हमारा कौन सा डाटाबेस यूज़ हो रहा है? ये। नाउ वी कैन ड्रॉप दिस, सी कमांड
कंप्लीटेड सक्सेसफुली। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे, सी हमारा AI फाइनाइट लर्निंग का डेटाबेस ड्रॉप हो गया है। तो हम समझेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं और SQL में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। सो बेसिकली डेटा टाइप ये डिफाइन करता है कि किसी पर्टिकुलर कॉलम में किस तरह के डाटा टाइप हम रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट कॉलम की, तो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एंट्री को हम देखें तो किसकी है, अंकिता। तो ये कौन सा डेटा टाइप है, करेक्टर डेटा टाइप। इसी तरीके से सेकंड एंट्री कौन सी है, वीना। सो ये भी करेक्टर डेटा टाइप है। सिमिलरली सारी एंट्रीज कौन सी हैं, करेक्टर टाइप की हैं। इसी तरीके से सैलरी में कौन सी हैं, सारी की सारी वैल्यूज़ इंटीजर टाइप की हैं। सेम DOB में कौन सी हैं, सारी की सारी टाइम एंड डेट फॉर्मेट में है। इसी तरह हर कॉलम का डेटा टाइप फिक्स होता है। सो अब हम समझते हैं कि डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम बात करें न्यूमेरिकल डेटा टाइप की, तो हमारे पास 5 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं न्यूमेरिकल में। जैसे कि बिग इंट, इंट, स्मॉल इंट, टेनी इंट और डेसिमल। डेसिमल में हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, फ्लोट और डबल। सो बेसिकली इंट की वैल्यूज़ जो होती हैं वो बिग इंट से छोटी होती है, स्मॉल इंट की वैल्यू जो होती है वो इंट से छोटी होती है। स्मॉल इंट में हमारी क्या रेंज है, 32,768 से लेके पॉजिटिव ऑफ 32,767। ये माइनस एरर है। सो बेसिकली हमारी जो रेंज है वो -32,768 से लेकर 32,767 तक रहती है। सिमिलरली अगर टिनी इंट की बात करें हम, तो इसमें रेंज होती है 0 से लेके 255 तक। डेसिमल में बात करें तो 2 टाइप की वैल्यू होती है, फ्लोट और डबल। इसमें क्या होता है कि हमारी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ और डेसिमल वैल्यूज़ कह सकते हैं हम। जैसे कि बात करें हम 25.53, इसमें 2 तरह के आर्गूमेंट लेता है, एस और डी। एस क्या है यहाँ पे, एस साइज ऑफ द वैल्यू है। तो जैसे कि हमने कहा 25.43, तो 25.43 हमारी कितना साइज हो गया इसका, 4। और डी क्या है यहाँ पे, डी जो होता है वो डेसिमल के बाद के कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है 0.43, तो यहाँ पे साइज किस इसका डेसिमल पॉइंट कितने हो गए, 2। तो एस कितना हो जाएगा 4 और डी कितना हो जाएगा 2। तो अगर हम बात करें फ्लोट और डबल में क्या अंतर है, बेसिकली जो फ्लोट होता है वो सिंगल प्रिसिशन होता है और 4 बाइट तक का स्टोरेज कंटेन करता है और 7 डिजिट तक इसके प्रिसिशन होता है अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम बात करें डबल की, तो डबल में क्या होता है, ये डबल प्रिसिशन होता है और 8 बाइट तक की स्टोरेज को कंटेन करता है और अप्रॉक्सीमेटली 15 डिजिट तक इसका प्रिसिशन होता है। बेसिकली प्रिसिशन क्या होता है, प्रिसिशन हमारा बताता है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हो सकते हैं। तो अगर हमारी हायर प्रिसिशन होगा तो दैट्स मीन इट्स टेक्स हायर वैल्यू ऑफ स्टोरेज। तो हम बात करते हैं करेक्टर डेटा टाइप की। करेक्टर डेटा टाइप में कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के, कैर, वैरकैर एंड टेक्स्ट। और कैर और वैरकैर हमारा एक एक आर्गूमेंट लेता है, एस एस क्या है, ये साइज बताता है। इसमें कितने तक करेक्टर आ सकते हैं, 255 तक। वैरकैर में कितने आ सकते हैं, 255 सेम। और टेक्स्ट में कितने आ सकते हैं, 65,535। अब हम समझते हैं कैर और वैरकैर में फिर फर्क क्या है, अगर ये दोनों के दोनों 255 करेक्टर ले सकते हैं। बेसिकली कैर क्या करता है कि अगर आपने उसको 8 करेक्टर की वैल्यू असाइन करी और अगर वैरकैर में आपने 8 की करी, तो कैर में क्या होगा कि वो स्टोरेज वो फिक्स कर लेगा कि 8 डिजिट्स की वो स्टोरेज रखेगा। लेकिन वैरकैर में क्या होता है, अगर हमने 8 करेक्टर की वैल्यू उसको दी है और अगर हमने 3 ही करेक्टर उसमें इनपुट किए हैं, जैसे हमने लिखा डैन, सैम, तो क्या होगा कि वो 3 करेक्टर की ही स्टोरेज को कवर करेगा। तो इसीलिए मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, वैरकैर, जिससे हमारी स्टोरेज जितनी हम डिफाइन करें उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम कोई वैल्यू को कम फीड करते हैं तो हमारी स्टोरेज कम लेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेट एंड टाइम डेटा टाइप की। इसमें क्या होता है कि एक डेट होता है, एक टाइम होता है, ईयर होता है। डेट का फॉर्मेट क्या होता है, वही वाई 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 एम एम डी डी। टाइम का क्या होता है, आवर, मिनट एंड सेकेंड। और ईयर का क्या होता है, वाई 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 वाई। अब बात करते हैं बुलियन डेटा टाइप की। बुलियन डेटा टाइप में क्या होता है, 2 तरह की वैल्यूज होती हैं, एक होती है ट्रू और एक होती है फॉल्स। ट्रू को हम कैसे, कंप्यूटर कैसे समझता है, 1 और फॉल्स को 0।
सो आपको सारे के सारे डाटा टाइप्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूज़ करते करते सारे अपने आप आपको याद हो जाएंगे, पता चल जाएगा कौन सा कब यूज़ करना है। सो हम समझते हैं एसक्यूएल में कंस्ट्रेंट क्या होता है। सो बेसिकली कंस्ट्रेंट जो होता है वो किसी भी कॉलम के लिए एक सेट ऑफ रूल होता है, चाहे वो एक हो चाहे दो हो, लेकिन कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, दैट मे बी वन और टू। सो जैसे मैंने बात करी कि पहले तो हम ये समझे कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली ये 4 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी की, नॉट नल, यूनिक एंड डिफ़ॉल्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉट नल क्या होता है। नॉट नल क्या होता है, अगर हम किसी भी कॉलम को ये डिफाइन कर दें कि इसका कंस्ट्रेंट नॉन नल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उसमें कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं हो सकती जो नल हो। सिमिलरली अगर हमने किसी कॉलम को ये डिफाइन कर दिया कि इसका जो कंस्ट्रेंट है वो यूनिक है, तो अब उसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रह सकती। अगर हम प्राइमरी की बात करें, तो प्राइमरी की में क्या होता है कि नॉट नल और यूनिक दोनों की प्रॉपर्टी यूज होती है। कि अगर मैं ये कहूं कि किसी कॉलम का कंस्ट्रेंट प्राइमरी की है, तो अब उसमें ना तो नॉट नल रहेगी वैल्यू, मतलब कि कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं रह सकती जो नल हो, और कोई भी ऐसी नहीं हो सकती जो डुप्लीकेट हो। तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, यूनिक और नॉट नल। अब हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट की। तो डिफ़ॉल्ट को समझाने के लिए पहले हम समझते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे 4 कॉलम दिया है, नेम, फ़ोन नंबर और एज, और एक आपने सिटी दे दिया। तो क्या होगा कि नेम वाला जो होगा वो क्या होना है, नेम मैंडेटरी होता है, क्योंकि अगर आप किसी की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो 100% उसका नेम लेंगे मोस्टली। सो क्या होगा कि अगर हम, आपने कभी देखा होगा कि कोई फॉर्म भरते होंगे तो उसमें स्टार का हैस्ट्रिक का निशान होता है, तो वो आपको क्या बताता है, मैंडेटरी है। वो क्यों होता है, क्योंकि अगर हम किसी डाटाबेस में अगर हम कुछ सेव कर रहे हो, हमने उस कॉलम को नॉट नल दे दिया, तो उसमें हमको वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए हम वेबसाइट पे क्या करते हैं, स्टार हैस्ट्रिक लगा देते हैं और उसको मैंडेटरी कर देते हैं कि इसकी हमको वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो और हम डेटाबेस में क्या करते हैं, उसको नॉट नल डिफाइन कर देते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें फ़ोन नंबर की, तो फ़ोन नंबर क्या होता है, यूनिक होता है सबका। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि जब वैल्यू आएगी तो वो हमारी कौन सी होनी चाहिए, यूनिक। पहले से अगर कोई नंबर फ़ोन नंबर सेव है, दैट्स मीन वो डुप्लीकेट हो रहा है, तो वो डेटाबेस में सेव नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हम कॉलम को डिफाइन कर रखा होगा हमने किसी को प्राइमरी की, जैसे कि मान लीजिए हमने आईडी दे दी, तो आईडी या नॉट नल भी होगी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई एम्प्लॉय किसी ऑफिस में काम करता है या कोई स्टूडेंट कहीं पढ़ता है तो उसकी कोई आईडी नहीं होगी, हर एक की आईडी होगी, तो वो नॉट नल भी होगा। और आईडी हमेशा यूनिक होती है, तो इसलिए क्या होगा कि वो यूनिक भी हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, उसको प्राइमरी की कह देंगे, इस तो वो क्या होगा, नॉट नल और यूनिक दोनों की प्रॉपर्टी को यूज कर लेगा। अब हम बात करते हैं डिफॉल्ट फिर क्या होता है। सो बेसिकली डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 3 कॉलम है और चौथा कॉलम आपका सिटी का था, तो सिटी में क्या हुआ कि अगर आप, उसने बंदे ने अपना सिटी डाला, तो सिटी डाला उसने बेंगलोर, तो बेंगलोर हो जाएगा। उसने चेन्नई डाला, चेन्नई हो जाएगा। यूपी का कोई स्टेट डाल दिया तो यूपी का हो जाएगा। तो कुछ भी डाल दिया उसने तो वो हमारा डाटाबेस में सेव हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर वो उसको ब्लैंक करते छोड़ देता है, स्किप कर देता है, तो उस केस में हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। जैसे हमने दे दिया डिफ़ॉल्ट वैल्यू कि अगर हम मानते हैं कि हमारी वेबसाइट जो काम करती है या हमारा जो भी बिजनेस है वो काम करता है बैंगलोर सिटी में, तो अगर कोई वैल्यू छोड़ता है, ड्रॉप करता है, तो हम उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने आप बैंगलोर सेव हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि आपको कंस्ट्रेंट देना होगा डिफ़ॉल्ट, और उस डिफ़ॉल्ट की वैल्यू देनी होगी, तो वो जाके वही सेव हो जाएगा। तो आगे जाके जब हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे और ये कंस्ट्रेंट को डिफाइन करेंगे और प्रॉपर्ली सारी चीज़ करेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम समझते हैं साइंड और अनसाइंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं और इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं। तो साइन डेटा टाइप्स वो वैल्यूज़ होती हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों ही हम फीड कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हर एक में, चाहे वो टिनी हो, टिनी इंट हो, चाहे इंट हो, स्मॉल इंट हो, बिग इंट हो, कोई भी हो, उसमें कौन सी वो वैल्यूज़ आ सकती हैं हमारी, वो साइंड वैल्यू आ सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा कि हमने पहले देखा था। लेकिन जो अनसाइंड अगर हम कोई कंस्ट्रेंट उसके आगे यूज़ कर देते हैं, तो क्या हो जाता है कि अब उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है। ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा इसलिए करते हैं कि जो अब तक की हमारी निगेटिव वैल्यू के लिए स्टोरेज अवेलेबल थी, वो किसको मिल जाती है, पॉजिटिव वैल्यू को मिल जाती है। और पॉजिटिव वैल्यू की जो हमारी रेंज थी वो एक्सटेंड हो जाती है। और क्यों एक्सटेंड हो जाती है, क्योंकि पहले जो होता है साइंड में, जैसे मैंने कहा था -32,000 से -32,600 समथिंग तक
जो शुरू होती है और वहाँ से लेकर पॉजिटिव 32,676 तक अप्रॉक्सीमेटली जाती है। ये क्या हो रहा था, जो हमारा मेमोरी अलोकेशन होता है उसकी वजह से हमारे ये एक रेंज तय हो जाती है। बट जब हम जैसे ही अनसाइंड कर देते हैं तो जो ये वाली वैल्यूज़ होती है, नेगेटिव वाली जो मेमोरी अलोकेशन होती है वो पॉजिटिव वाली को मिल जाती है और इसीलिए हमारी स्टोरेज का जो होता है वो एक्सटेंशन हो जाता है। So guys, this is all for today. We will meet you in the next class.